हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो आज अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास है आपकी EIS की। आज आपका मेरे साथ EIS का पहला लेक्चर है। EIS क्या है आपका? EIS आपका जो सब्जेक्ट है इसका फुल फॉर्म है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर जैसा लग रहा है नाम सुनने में, क्योंकि रिलेट भी कहीं ना कहीं उसी से ही करता है। हम इस मुद्दे पर भी आएंगे कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं या ये हमारे सिलेबस में क्यों है, पर इससे पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। EIS जो है हमारा बेसिकली ग्रुप 2 का सब्जेक्ट आ जाता है। कौन से ग्रुप का सब्जेक्ट है आपका? ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है ये आपका, जहाँ पर पेपर नंबर 7 का पार्ट है आपका EIS। पेपर नंबर 7 हम सबको पता है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रखा है। एक है इसका पार्ट ए और एक है इसका पार्ट बी। जो इसका पार्ट ए हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा पार्ट? जो इसका पार्ट ए हम करने वाले हैं, ये पार्ट ए आपका है EIS का फुल फॉर्म एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम 60 मार्क्स का हमारे पेपर में आता है। अब भला ये 60 मार्क्स का कैसे? अरे बच्चों, वैसे तो होगा 50 मार्क्स का ही, लेकिन 10 मार्क्स का अपने ऑप्शन में आता है। हमारा हर पेपर हमेशा 120 मार्क्स का आता है, जहाँ पे 20 मार्क्स किसमें चलते हैं? ऑप्शन में चलते हैं। तो हमारा कितने मार्क्स का आता है ये पेपर भी? 60 मार्क्स का आता है। अब देखो, चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हमें एक बात का आइडिया होना ज़रूरी है कि हमारा पेपर आता किस फॉर्मेट में है। ये हमें अभी ही क्यों पता होना चाहिए? ताकि जब हम इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करें उस टाइम पे हमें आइडिया लग जाए कि एक क्वेश्चन अगर बन सकता है तो किस टाइप से बन सकता है और कितने मार्क्स तक के अंदर क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। क्लियर है? अब हम जो बात करने जा रहे हैं, मई 2018 जब पहली बार आपका EIS का पेपर आया था। क्लियर? हमारा न्यू सिलेबस जब फर्स्ट टाइम आया था मई 2018 से आया था। क्लियर? जो आपका मई 2018 में न्यू सिलेबस आया था, तब से लेके अभी तक में जो चेंजेस इसके अंदर आए हैं या जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली हम सबको पता है कि MCQ का पैटर्न भी ऐड हो चुका है और हम लोग अब MCQ भी करने लग गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेरा 60 मार्क्स का जो पेपर है उसे सेग्रीगेट किया गया है दो पार्ट्स के अंदर, जहाँ 15 मार्क्स के आपके MCQ आते हैं और बैलेंस 45 मार्क्स के आपके पास में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। क्लियर? 15 मार्क्स के हमारे पास में क्या आते हैं? MCQ, और 45 मार्क्स के हमारे पास क्या आते हैं? क्वेश्चन आंसर्स। अब देखो बच्चों, जो 15 मार्क्स के MCQ आते हैं, इसका होल टुगेदर क्वेश्चन पेपर ही आपको एक डिफरेंट मिलता है, जिसके आंसर्स को आपको OMR शीट के ऊपर फिल करना होता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होगा, OMR शीट पे फिल करना होगा और ये क्वेश्चन पेपर आपको उसी वक्त इंस्टीट्यूट को रिटर्न करना होता है। आप जहाँ पे भी आपका सेंटर आएगा वहाँ पे जो भी एग्जामिनर होगा वो आपसे क्वेश्चन पेपर उसी वक्त हैंड टू हैंड वापस ले लेते हैं। फिर आपका आता है 45 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आंसर्स। अब देखो, आज तक जो पेपर आया है, मार्क्स कितने कितने में क्वेश्चन डिवाइड हुए हैं? या तो 5,5 का बना है, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। दो पार्ट्स में अगर डिवाइड है, या तो 5,5 दो में पार्ट में बनता है, या तो 8,2 के हिसाब से बनता है क्वेश्चन, या अगर क्वेश्चन बनता है आपका तो बनता है 6,4 के हिसाब से। हमारे क्वेश्चंस कुछ इस पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। अब देखो, अगर हम इस पार्ट को समझे तो इस पार्ट में चीज़ें किस तरीके से लिखी हुई है। अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है, यह हमेशा 5 मार्क्स का ही आता है और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपल्सरी है, इसको करना मैंडेटरी है। इस बात का ध्यान रखना, ये ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं होता है। MCQ में तो कुछ भी ऑप्शन में नहीं है, ये तो करना ही करना है। क्वेश्चन आंसर्स का जो पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्वेश्चन भी आपका मैंडेटरी नेचर का होता है। क्लियर? फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और आते हैं 5,
इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके ऑप्शन में आता है, मतलब आप अपनी मर्जी से किसी एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, तभी पेपर बनता है आपका 45 मार्क्स का। और इस 45 मार्क्स में से हमें अटेम्प्ट करना होता है खाली 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। क्लियर है? 35 प्लस 15 कितना बनता है हमारा? 50 मार्क्स का पेपर बन जाता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस बनते किस तरीके से है। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके ए एंड बी पार्ट के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं पेपर आपका ए और बी पार्ट के अंदर? अगर बिल्कुल करंट ट्रेंड को देखा जाए तो क्वेश्चन 6-4 6-4 6-4 के हिसाब से आते हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो 8 और 2 के हिसाब से आ रहा है। मतलब एक पार्ट आता है 6 मार्क्स का, एक आता है 4 मार्क्स का। इंस्टीट्यूट चाहे तो अपने हिसाब से कभी कभी दोनों क्वेश्चन भी 5-5 मार्क्स में डिवाइड कर देती है, और इसके अकॉर्डिंग आपका हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का बन जाता है? यहाँ पे 10 मार्क्स का बन जाता है। और हमारा पेपर अगर ऊपर से लेकर नीचे तक देखा जाए तो कितने मार्क्स का आता है? 45 मार्क्स का, जिसमें से हमें करना सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स के अंदर है? 35 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। बच्चों ये बात तो रही हम लोगों की कि पेपर आता किस हिसाब से है। पैटर्न को पहले से ही अंडरस्टैंड करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे अपनी स्टडी को परस्यू करते हैं। अब हमें पता है कि एमसीक्यू 15 मार्क्स के आएंगे, तो हम लोग इस बात को क्लियरली अपने माइंड में रखेंगे लाइंस को पढ़ते वक्त यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। हमें पता है कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हम पढ़ते वक्त उनको ऑलरेडी माइंड में रखेंगे कि ऐसा टाइप में क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर अपना आ सकता है, या कौन सा क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए एलिजिबल शायद हो सकता है। ये थोड़ा बहुत आइडिया हमको रहेगा साथ में, तो हमें प्रॉब्लम कम रहेगी। क्लियर है? अब हम लोग बोलते हैं भाई हम ये कंप्यूटर टाइप का सब्जेक्ट क्यों पढ़ने जा रहे हैं? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, नाम से ही लग रहा है कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं। तो बच्चों हमारा बहुत ही सिंपल फंडा है, हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज के टाइम पे सारा का सारा काम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। हमें भी पता है इवन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन किए जा रहे हैं तो वो आपके हाथों से मेंटेन नहीं हो रहा है, मैनुअली काम नहीं हो रहा है। ये सब 11th-12th में करते थे। अब ये सारा का सारा काम होता है सॉफ्टवेयर्स की मदद से। किसकी हेल्प से? सॉफ्टवेयर, जैसे कि टैली, सैप, ओरेकल, इनकी मदद से हो रहा है। सेम अगर आप ऑडिट भी करने जाते हो तो ऑडिट करते वक्त भी आप लोग किनको यूज करते हो? सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हो। तो बीइंग अ सीए आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे जाके अपना करियर परस्यू करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है, या कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इस वक्त यूज़ करी जा रही थी, ताकि ये काम करते वक्त आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी वेस्टेज ऑफ टाइम समझ के मत पढ़ना। ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपके करियर से रिलेटेड ही है। सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचना कि बस पास ही होना है। क्लियर है? कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट फ्यूचर में यूज़ आएगा ही आएगा। अब देखो बच्चों, इतनी बात तो हमने समझ ली कि क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से बनने वाला है, सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, इस सब्जेक्ट में चैप्टर्स कितने हैं वो तो हमने सोचा ही नहीं अभी तक। हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने दे रखे हैं हमें? 5। कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स दे रखे हैं हमें? 5 नंबर ऑफ चैप्टर्स हमें इस सब्जेक्ट में दे रखे हैं, और ये 5 चैप्टर्स टोटल में आते हैं 60 मार्क्स के अंदर। कितने मार्क्स में आते हैं? 60 मार्क्स के अंदर। अब अगर मैं डिवाइड करके देखूं तो हर चैप्टर मोटा मोटी कहीं ना कहीं कितने मार्क्स का पड़ रहा है? अप्रॉक्सीमेटली 12 मार्क्स का। भाई मैम आप इतने भरोसे से कैसे कह सकते हो कि हर चैप्टर 12 मार्क्स में ही आएगा? कहीं ऐसा हो गया एक चैप्टर से ज़्यादा और एक चैप्टर से कम आ गया तो? अब बच्चों देखो, अगर हम आपको कोई बात बोल रहे हैं तो इस बात का भरोसा करो, ये बात कहीं ना कहीं है लिखी हुई। BOS पोर्टल, हम सभी ने ये नाम सुना हुआ है। BOS पोर्टल पर आपके ICAI ने स्टूडेंट को सारा का सारा मटेरियल दे रखा है, और यहीं BOS पोर्टल पर मार्किंग स्कीम भी लिखी हुई है
कि क्या पैटर्न रहने वाला है मार्क्स का। वहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज में डिवाइड किया गया है, तो उस इक्वल वेटेज के अकॉर्डिंग ही हम इस बात का आइडिया लगा रहे हैं। क्लियर है? हमारे MCQ भी 15 मार्क्स के अंदर आते हैं, तो ये 12 मार्क्स का हर एक टॉपिक वहीं से ही डिवाइड होकर हमारे क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? पक्का? अब देखो, इसी के साथ हम एक बात को और समझ लेते हैं कि हम पढ़ेंगे किस सीक्वेंस में। हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम पहले करेंगे चैप्टर नंबर 4, फिर करेंगे चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। ऐसा कोई रीज़न या कोई लॉजिक नहीं है, हम सब इस हिसाब से कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजीज़ आपने अपनी डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज़ कर रखी है, हम पहले उनको परस्यू कर रहे हैं, ताकि एक सिलेबस के साथ में या टॉपिक के साथ में कनेक्टिविटी फील हो सके। तो हम लोग जिस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे वो हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 4। अब हम लोग कहाँ से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 4 को? चैप्टर नंबर 4 हम लोग जो करने वाले हैं, हम इस चैप्टर को आपके ICAI के मटेरियल से ही करेंगे। हम लोग स्ट्रिक्टली हर चीज़ के लिए ICAI का मटेरियल ही फॉलो करेंगे। जहाँ जहाँ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने होंगे, हम आपके MCC के अंदर जो बुकलेट आपको दी गई है क्वेश्चन आंसर्स की, वहाँ से डिस्कस करेंगे। हम स्ट्रिक्टली आपके यहीं से ही चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में, वो हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले टेक्नोलॉजीज़ की बात यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपका मई 2020 एंड ऑनवर्ड्स के लिए जो स्टडी मटेरियल आ रहा है, उस स्टडी मटेरियल से ये सारी की सारी पढ़ाई करेंगे। प्लस हम लोग साथ में ही यहाँ पर आज तक जितने भी अटेम्प्ट्स के अंदर आपके क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी के सभी क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि किस टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन फ्रेम होकर हमारे सामने आ सकता है। तो अब जब हमने बोला हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 4, तो ये चैप्टर नंबर 4 का आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 है। इस चैप्टर का नाम क्या है? हमारा चैप्टर का नाम है, देखो, ई-कॉमर्स, M-कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। क्या है चैप्टर का नाम? ई-कॉमर्स, M-कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ई-कॉमर्स एंड M-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड मोबाइल कॉमर्स। बिल्कुल वही जो आप लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑनलाइन करते हो ना, शॉपिंग वगैरह करना, हम बिल्कुल उसी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। आज तक आपने जितना भी बाइंग एंड सेलिंग करा है, मतलब जो भी आपने शॉपिंग वगैरह किया है, हम लोग उसी से कम्प्लीटली रिलेट करते करते अपने इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक को समझने जा रहे हैं यहाँ पे, वो हम समझ लेते हैं कि आपका ई-कॉमर्स है क्या। जब हमने चैप्टर में बोला कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ई-कॉमर्स, पहला पॉइंट यही लिखा था, व्हाट इज दिस ई-कॉमर्स? जब आप बाय एंड सेल ऑफ गुड्स कैसे करते हो? इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? आपका ई-कॉमर्स। जैसे कि मान के चलो हम लोग फ्लिपकार्ट पे गए, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे जाकर अगर मुझे शॉपिंग करनी है किसी भी XYZ मटेरियल की, तो वो मेरा कौन सी चीज़ है? आपकी ई-कॉमर्स है, जहाँ पे मैं यहाँ लॉगिन करके क्या करूँगी? शॉपिंग। तो मैंने क्या किया है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली किया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? हमारा ई-कॉमर्स का एग्जाम्पल है, जहाँ पे हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन सब कुछ परचेज करने जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल। पहले हम लोग क्या करते थे? ट्रेडिशनली जब हम सामान को खरीदते थे या शॉपिंग करने जा रहे होते थे, तो मान के चलो ये मेरा घर है, तो मैं इस घर से बाहर जाती थी, कहाँ तक जाती थी? मार्केट तक, और फिर मार्केट में जाके मैं क्या करके आती थी? शॉपिंग करके आती थी। तो मैंने काम कैसे किया था? ये वाला मैनुअली, खुद गई थी, सब कुछ खुद किया, मार्केट में जाके क्या करके आई? शॉपिंग करके आई।
लेकिन जब मैंने ई कॉमर्स से शॉपिंग करी तो डिफरेंस क्या आ गया, ये जो हम बैठे हुए हैं, हम जब ई कॉमर्स से शॉपिंग कर रहे हैं तो हम अपने या तो लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इनकी मदद से पूरी की पूरी शॉपिंग परफॉर्म कर रहे हैं। या हमारा जो मोबाइल फ़ोन्स हो गए आज के टाइम पे, जितने भी आपके स्मार्ट डिवाइसेस आ जाते हैं, उनकी मदद से शॉपिंग कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट, इस केस में हम जब शॉपिंग कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी शॉपिंग किसकी मदद से हुई है, आपकी टेक्नोलॉजी की मदद से हुई है। और जो मैंने ऊपर ट्रेडिशनल का एग्जांपल दिया था, इसमें शॉपिंग किसकी मदद से हुई थी, इसमें शॉपिंग आपने मैन्युअली खुद जाकर करी थी। अब देखो, खुद सोचो, आज के टाइम पे शॉपिंग करते हो, घूमते फिरते खाते पीते 24/7 कभी भी शॉपिंग कर रहे हो। यहाँ पे एक स्पेसिफिकली टाइम निकालना पड़ता था, यार शॉपिंग करने जाना है, यही होता था। तो अब इसमें फ़ायदा क्या आया, एक तो हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, पहला पॉइंट। फिर आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी तो कितना ईजी हो गया है आज के टाइम पे परफॉर्म करना। तो इसने एनहेंस कर दिया है किस चीज़ को, प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन को। कैसे प्रोसेसिंग बढ़ गई, पहले घर से बाहर निकलते थे, बाइक स्टार्ट करो, कार स्टार्ट करो, या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर जाओ शॉपिंग करो, दिमाग मारो अपना वहाँ पे, बार्गेनिंग करो, ये करो वो करो, सब झंझट खत्म। अब सीधा ऑनलाइन लॉगिन किया और शॉपिंग परफॉर्म। तो क्या करा इसने, एनहेंस कर दिया पूरी ट्रांजेक्शन्स को। आपकी हर एक प्रोसेसिंग पूरी क्या हो गई है, ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म हो रही है आज के टाइम पे। क्लियर है पॉइंट। अब अगर हम ई कॉमर्स के बारे में देखें तो हमने क्या क्या बातें बोली है। ई कॉमर्स क्या है आपका पहला पॉइंट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली। क्या होता है ई कॉमर्स आपका, एक पॉइंट जो हमने बोला, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आपका इलेक्ट्रॉनिकली। सेकेंड पॉइंट ई कॉमर्स के बारे में हमने कौन सी बात बोली थी, ई कॉमर्स में हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ का, टेक्नोलॉजी का। किसका यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी। जिस टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, एनहेंस किया है आपकी प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को। किसको एनहेंस किया है, ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग को। ये ट्रांजैक्शन की किसके बीच में हुई थी, देखो फ्लिपकार्ट और आपके बीच में, बिल्कुल ये ट्रांजैक्शन हुई है कंपनी के बीच में और कंपनी के कस्टमर्स के बीच में। क्लियर है। अब देखो ये हमने क्या लिखे हैं, ये हमने लिखे हैं की पॉइंट्स ऑफ द डिफाइन। ये की पॉइंट्स जो है स्ट्रिक्टली स्टडी मटेरियल के लैंग्वेजेस से ही हमने निकाले हैं। क्यों, क्योंकि हम सबको पता है कि ICAI स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज को ही एंटरटेन करता है। अब जब बुक बना के दी है तो ये चाहता भी है कि आप इसी बुक को पढ़ो। तो हमने कुछ कीवर्ड्स उठा के रखे हैं डिफाइन से। अब जब हम लर्न करेंगे, इन कीवर्ड्स की हेल्प से हमें ज़्यादा इजीली चीज़ें लर्न हो सकती है। हम क्लास में सब कुछ ऐसी तरीके से करेंगे, हर एक चीज़ के कीवर्ड्स पे ध्यान रखेंगे और उनको बहुत ही थॉरली लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो हमने डिफाइन में अभी तक में क्या बोला, डिफाइन में लिखा था ई कॉमर्स क्या होता है आपका, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली। किसकी मदद से हो रहा है काम, टेक्नोलॉजी की मदद से। क्या कर रहा है, एनहेंस कर रहा है प्रोसेसिंग को ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। सॉरी, किसकी प्रोसेसिंग को एनहेंस कर रहा है, ये किसी भी ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग को एनहेंस कर रहा है। क्लियर है पॉइंट। किसके बीच में हो रहा है ये काम आपका, ये काम आपका हो रहा है बिटवीन द कंपनी एंड इट्स कस्टमर। तो देखो, अब अगर हम बुक से इस बात के बारे में बात करते हैं कि बुक में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है बुक के अंदर, बुक के अंदर लिखा हुआ है आपका चैप्टर नंबर 4। नाम क्या है चैप्टर का आपका, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। फिर हमने क्या देखा इसके अंदर, सबसे पहली कौन सी लिखी है, लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स इज ऑल अबाउट किस चैप्टर के बाद आपको क्या क्या चीज़ें लर्न होगी। चैप्टर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में। एक लिखा है ई कॉमर्स के बारे में और एक किसके बारे में लिखा हुआ है आपका, एम कॉमर्स के बारे में लिखा हुआ है। क्लियर है बात। अब देखो, अगर हम आगे चले तो इंट्रोडक्शन टू द ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या था आपका, जो हमने बात बोली थी थोड़ी देर पहले। आप क्या कर रहे थे इसमें, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू। इसमें इंक्लूड है कंप्यूटर्स के थ्रू करना, डेस्कटॉप, मोबाइल एप्लीकेशंस, इन सब के थ्रू करना। आज के टाइम पे हम लोग सारा का सारा काम कैसे कर रहे हैं, ई कॉमर्स के थ्रू ही कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ आज के टाइम पे नई चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपनी इवन डेली एक्टिविटीज़
भी कहाँ के थ्रू कर रहे हो, या डे टू डे का सामान भी कैसे परचेज करते हैं हम अपना ई कॉमर्स की मदद से ही करते हैं। अभी ई कॉमर्स होता क्या है, ज़रा इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं। जो हमने डिफाइन बोली थी, क्या बोलिए डिफाइन, हमारे पेज नंबर 4.3 के सेकंड पैराग्राफ पर डिफाइन लिखी हुई है। क्या डिफाइन याद की थी हमने, ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली। किसके यूज से हो रहा था, यह आपकी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से हो रहा था। किसके यूज से हो रहा था, टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसने क्या किया है, एनहेंस किया है प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुई थी, कंपनी और कंपनी के कस्टमर्स के बीच में हुई थी, या तो B2B या B2C। क्लियर है पॉइंट। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसके डिफाइन को समझा है। और डिफाइन में क्या लिखा था, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली। पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिकली, सेकंड पॉइंट किसके यूज से हो रही थी, टेक्नोलॉजी की मदद से हो रही थी। थर्ड पॉइंट एनहेंस कर रहा है किस चीज़ को, आपके प्रोसेसिंग को ऑफ ट्रांजैक्शन, जो किसके बीच में हो रहा है, कंपनी और उसके कस्टमर्स या बिजनेस पार्टनर्स के बीच में। देखो अगर आप लोग साथ साथ डिफाइंस को अपने मन में बार बार रिवाइंड करोगे, बार बार बोलोगे ना, तो कुछ टॉपिक्स आपको 50 to 60% चीज़ें आपको यहीं बैठे बैठे रिटेन हो जाएगी, अगर आप साथ साथ अपने मन में बातों को फिर से रिपीट करते हो। तो अगर 50 to 60% यही रिटेन हो गया ना पढ़ते वक्त ही, तो एक दो बार क्विक रिवीजन भी करोगे ना, तो आपको चीज़ें लर्न होने स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए हम 100% फोकस स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज के एक एक वर्ड पे कर रहे हैं, ताकि क्लास में ही आपको ढंग से बातें रिटेन हो जाएं। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड इलेक्ट्रॉनिकली, किसके यूज से, टेक्नोलॉजी के यूज से, जहाँ पे इसने क्या किया है, एनहेंस किया है प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स कस्टमर एंड बिजनेस पार्टनर्स। तो हमें ई कॉमर्स बिल्कुल क्लियर है, ई कॉमर्स क्या होता है। अब देखो ई कॉमर्स की हमें डिफाइन तो क्लियर हो गई। अब इन्होंने हमें एक चीज़ लिख के दी है, क्या लिख के दी है कि रिसेंट रिपोर्ट ने क्या बोला है आपकी, एज पर रिसेंट रिपोर्ट ई कॉमर्स का ट्रेंड और भी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है बाय 2020। बस 2020 तक ही तो है। तो हमारी स्टडी मटेरियल में ये वाली बात आपकी लिखी हुई है, ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन के तौर पे दे रखा है। अब देखो क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। अब इन्होंने ना हमारी लाइफ में कंपैरिजन करके दिया है हम लोगों को कि किस तरीके से हमारी लाइफ टेक्नोलॉजी से पहले और टेक्नोलॉजी के बाद है। जैसे उठने का तरीका, मॉर्निंग में नॉर्मली काम करने का तरीका, ऑफिस जाने का तरीका, ऑफिस एडमिन लाइफ, मतलब हर एक काम, ग्रॉसरी लेना, डे टू डे, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है ना, वो सारी बातें आपकी पेज नंबर 4 पॉइंट कौन सा हो गया आपका 3 से लेके 4.4 के ऊपर लिखी हुई है। ये नॉर्मल ऐसे ही लिखा है, आप इसे एक बार जस्ट रीड भी कर लेंगे तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अब देखो हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, हम लोगों को ना ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स के बीच में एक डिफरेंस को समझना पड़ेगा। किसका डिफरेंस समझ रहे हैं हम लोग बच्चों, ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स के बीच का डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर मैं ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करूं, ट्रेडिशनली वही अपना पुराने ज़माने वाला तरीका जो आ जाता है ना, अगर सबसे पहले हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करने जा रहे हैं, तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में जैसे मैन्युफैक्चरर होते हैं 1 2 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स के होते हैं, ये किसको सामान देंगे अपना, ये गुड्स को सेल करते हैं होलसेलर्स को, होलसेलर 1, होलसेलर 2, होलसेलर 3, होलसेलर 4। क्लियर है। ये होलसेलर आगे किसको देंगे, ये आगे जाके आपके देते हैं रिटेलर्स को, रिटेलर 1 2 3 एंड 4। और फिर ये रिटेलर्स आगे जाकर सामान किसको देंगे, आपके एंड कस्टमर को, एंड कस्टमर 1, एंड कस्टमर 2, एंड कस्टमर 3 एंड कस्टमर 4। ये एंड कस्टमर क्या करता है, या तो होलसेलर के पास या फिर रिटेलर के पास जाके अपने शॉपिंग करके आ सकता है, यही होगा। जहाँ पर हम देखो अब क्या क्या करने वाले हैं, पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएरी कितने आ गए थे हमारे पास, 2। कितने इंटरमीडिएरी, 2। तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई, खर्चा ऐड हो गया, क्योंकि इन दोनों ने अपना अपना भी प्रॉफिट का शेयर डाला, तो सबके मार्जिन के बाद जब कस्टमर के पास गुड आया तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव आया। पहला रीज़न, क्योंकि
जैसे ही आपके होलसेलर्स इंक्रीज, जितने भी आपके मिडलमैन इंक्रीज हो जाएंगे, वैसे ही कस्टमर के लिए गुड्स आपके एक्सपेंसिव। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब मैं ये काम करने गई ना, मेरे को मैनुअली जाना पड़ा सारा का सारा काम परफॉर्म करने। जब मैंने बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स किया ना, कैसे किया ये वाला काम हमने, मैनुअली जाके। थर्ड पॉइंट में क्या बोल सकती हूँ, मैं जब खुद से परचेज करने गई यहाँ पे, तो मैंने एक एक चीज़ को इंस्पेक्ट कर करके देखा। अगर फ़ोन खरीदने गई तो फ़ोन को चला के देखा, कवर देखा, फोटो क्लिक करके देखा अच्छी आई है या नहीं, हर चीज़ करी। तो इस केस में हम लोगों ने इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स आराम से कर सकते थे, इतना टाइम था। हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फेस टू फेस बातचीत करके इंस्टेंट डिलीवरी के साथ गुड्स लेकर आते हैं। व्हाट इज इंस्टेंट डिलीवरी? हाथों हाथ इमीडिएटली वही डिलीवरी आपके हाथ में आएगी। क्लियर? अभी तक मैं 4 पॉइंट्स बोले हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट हमने क्या कहा, जब इस तरीके से काम परफॉर्म होता है तो ये जो एंड कस्टमर था आपका, ये एंड कस्टमर इंस्टेंटली जाकर सामान परचेज कर रहा है, सारा काम मैनुअली हो रहा है, गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, सब काम कैसे, फेस टू फेस। मान के चलो कि हम लोग ना एक आईफोन खरीदने गए हैं, ठीक है। अगर आईफोन खरीदने गए हैं हम लोग, खुद ही जाकर आईफोन के शोरूम में जाके हम आईफोन खरीदने गए थे। अगर मैं आईफोन के शोरूम में जाके, आउटलेट में जाके आईफोन खरीदने जा रही हूँ, ठीक है, तो उस केस में मैं मैनुअली गई, मैंने इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स पे मैनुअली किया, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन था पूरा आपका, इंस्टेंट। साथ ही साथ यहाँ पे आपने पेमेंट भी उसी वक्त कर दी थी। अब देखो, पेमेंट आज के टाइम पे हम किसी भी मोड से कर सकते हैं। चाहो तो कैश में कर दो, चाहो तो क्रेडिट कार्ड से कर दो, चाहो तो डेबिट कार्ड से कर दो, या फिर आज के टाइम तो हमारे पास इतने सारे वॉलेट्स आ गए हैं, पेटीएम का, मोबी बैंक का, हम किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसकी तो कोई दिक्कत हमारे पास है ही नहीं, चेक से पेमेंट कर दो। क्लियर है? अब देखो एक और पॉइंट, लेकिन ये जो कस्टमर इस रिटेलर के पास गया है, क्या रिटेलर 24/7 ओपन रहता है? बिल्कुल भी नहीं। ये आपका लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही ओपन रहता है। मान के चलो 10 बजे आउटलेट खुला होगा, हद से हद शाम को 8 बजे तक आउटलेट ओपन रहा, 24/7 तो नहीं रहा। साथ ही साथ इस आउटलेट का एक्सेस कितना है, मतलब ये आउटलेट अगर मान के चलते हैं किसी भी एक्स सिटी के अंदर लोकेटेड है, तो खाली एक्स सिटी के लोग ही आ सकते हैं यहाँ पे, बाहर के लोग या फिर आएंगे, तो इसका ना मार्केट जो है ना वो लोकल होकर ही रह जाएगा। तो इन रिटेलर्स का जो मार्केट होता है, वो मार्केट भी कैसा हो जाता है आपका, लिमिटेड होके रह जाता है। अब देखो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना हम इस बात को ज़रा अपने ई कॉमर्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के साथ में बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कंपैरिजन किस तरीके से हम करने वाले हैं। ये अगर मैंने कहा हमारा एक यूज़र है, जो यूज़र अब इलेक्ट्रॉनिकली शॉपिंग करना चाहता है, तो क्या यूज़ करेगा? लैपटॉप हो गए आपके, डेस्कटॉप्स हो गए आपके, मोबाइल डिवाइसेस हो गए आपके। हम एग्जांपल लेके चलते हैं, डेस्कटॉप से शॉपिंग कर रहा है, ठीक है। अब जब ये डेस्कटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, किससे कनेक्ट करेगा? इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, तो बाद में किसी भी वेबसाइट के थ्रू शॉपिंग परफॉर्म कर सकता है। एग्जांपल ले, फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम मॉल हो गया आपका, ठीक है, स्नैपडील हो गया आपका, अमेज़न हो गया, क्लब फैक्ट्री, किसी के अंदर भी लॉगिन करके क्या कर सकता है? शॉपिंग करेगा, सामान को पसंद करेगा। हम लोग ना आईफोन खरीदने गए हैं, लेट्स से, ठीक है। जब हम आईफोन खरीदने गए हैं तो मैंने क्या किया होगा, इसको ऐड टू कार्ट में ऐड कर दिया होगा ना। जब हम इसमें कार्ट के अंदर ऐड करेंगे तो कार्ट में ऐड करने के बाद वो आपसे पूछता है कि कंटिन्यू करना है या नहीं। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपके पास में पूरे के पूरे इनवॉइस की डिटेल आ जाएगी, जहाँ पे क्वांटिटी इनटू प्राइस भी लिखा हुआ होगा, अगर कोई डिस्काउंट मिला है तो वो भी लिखा हुआ होगा, और बाद में आपको टोटल पेमेंट कितनी देनी है वो भी लिख के दिया होगा। फिर जब आपका कस्टमर इसे कंटिन्यू करेगा तो वो आपको शो करेगा कि पेमेंट गेटवे पर जाओ और पेमेंट को कर दो, ठीक है। पेमेंट गेटवे पे जाके जब आप पेमेंट को कर दोगे तो क्या होगा? 2 ऑप्शन है, या तो सीओडी से करोगे या कैसे करोगे आप यहाँ पे इस पेमेंट को, ऑनलाइन ही करोगे। जैसे ही आपने कोई भी पेमेंट मोड में
सेलेक्ट किया, जैसे कोई भी पेमेंट मोड को आप सेलेक्ट करोगे, पेमेंट मोड सेलेक्ट करके और पेमेंट आपने कर दी अगर, और पेमेंट अगर सीओडी केस में नहीं करी है, तो आपके पास में क्या आएगा, एक ईमेल प्लस एक एसएमएस उस नंबर पे और उस आईडी पे जिससे आप रजिस्टर हो रखे हो। जैसे ही ईमेल और एसएमएस आपके पास आएगा, ये ईमेल एसएमएस साथ ही साथ मर्चेंट के पास भी जाएगा जिसका प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है, प्लस जो इनका डिलीवरी चैनल होगा वहां पर भी जाएगा कि कोई प्रोडक्ट आपको पिकअप करना है। फिर कुछ दिनों के अंदर प्रोडक्ट हमारे घर पे हमारे पास डिलीवर होकर आ जाएगा। क्लियर? और अगर सीओडी ऑप्ट किया था तो सीओडी की पेमेंट हम यहाँ से परफॉर्म कर देंगे। अब देखो कंपैरिजन देखते हैं ऊपर वाले मेथड में और नीचे वाले मेथड में। यहाँ पे आपने कंप्यूटर यूज किया, इंटरनेट यूज किया, इसका मतलब काम कैसे हुआ आपका, इलेक्ट्रॉनिकली हुआ। कैसे हुआ काम? इलेक्ट्रॉनिकली। ऊपर जब हम काम परफॉर्म कर रहे थे तो मैं खुद मार्केट जाकर काम करके आई थी, तो वो काम कैसे हुआ था? मैन्युअली। और नीचे काम कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हुआ है। अगला डिफरेंस अगर हम देखने की कोशिश करें तो मैंने यहाँ पे सारी बातें स्क्रीन के साथ करी है, जो भी पसंद किया है स्क्रीन पे टच कर करके किया है, तो यहाँ मैंने किया है फेस टू स्क्रीन। ऊपर वाले को अगर याद करें, ट्रेडिशनल के अंदर मैंने फेस टू फेस बात करी थी सेलर से, यहाँ मैंने सेलर से फेस टू फेस बात नहीं की, यहाँ मैंने स्क्रीन के साथ बात की है। किससे बात करी है हमने? स्क्रीन से। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे जब मैंने फोन खरीदा तो मैंने फोन को फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी फोन को ना टच करके देखा है, ना ही प्ले करके देखा है, ना ही फोटो क्लिक करके देखी, कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? नो फिजिकल इंस्पेक्शन। कोई भी फिजिकल इंस्पेक्शन आपका इस केस के अंदर नहीं होता है। फिर थर्ड पॉइंट पे फोकस करते हैं, हमने क्या लिखा है इसके अंदर। अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह को देखो तो वो 24/7/365 अवेलेबल है आपके पास में। कभी भी रात को नींद नहीं आ रही है तो चलो शॉपिंग कर लेते हैं, शॉपिंग भी नहीं करनी तो विंडो शॉपिंग कर लेते हैं कभी भी। लेकिन अगर मैं मार्केट जाके बात करूँ, मैंने क्या कहा था, वो आउटलेट मेरे पास मैक्स टू मैक्स एग्जांपल लिया, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, लिमिटेड टाइम था। ये कैसे अवेलेबल है? 24/7/365। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग अभी। तो और हमने पॉइंट्स के डिफरेंस इनमें क्या क्या देख सकते हैं। बाकी जब पॉइंट के डिफरेंस हम इसके अंदर एनालाइज करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं फ्लिपकार्ट, पेटीएम और 24/7/365 तो अवेलेबल है हमें, लेकिन ये किसी लोकल एरिया तक अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने कहा था, जब हम किसी भी आउटलेट पे शॉपिंग करने गए थे या किसी भी हम शोरूम में गए आईफोन खरीदने के लिए, तो वो शोरूम जो है एक पर्टिकुलर एरिया के बाउंड्री के अंदर अंदर आ रहा था। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं आपकी वर्ल्ड वाइड है। हमने खाली इंडिया लेवल नहीं बोला, वर्ल्ड वाइड बोला है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर आप इंटरनेशनली भी शॉपिंग परफॉर्म कर सकते हो। बिल्कुल। अब देखो पेमेंट हमने करी, तो पेमेंट का तरीका हमने क्या क्या देखा? सीओडी और ऑनलाइन पेमेंट्स। पेमेंट मोड ना ऑलमोस्ट सेम सेम टाइप में हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पे डिलीवरी कैसे हुई? मर्चेंट के पास इंफॉर्मेशन गया, वो डिलीवर करने आया, इंस्टेंट तो नहीं हुई ना। यहाँ पे डिलीवरी जो है टेक्स टाइम, लेकिन आज के टाइम पे डिलीवरी को ये लोग शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको विद इन द सेम डे भी डिलीवरी मिल जाए। तो मैक्स टू मैक्स आपको 4 आवर्स के अंदर अंदर, सॉरी मिनिमम टू मिनिमम कई केसेस में आपको डिलीवरी मिल जाती है यहाँ पे। अब देखो एक बात को और समझने की कोशिश करते हैं। एक बात जो हम और समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्रॉफिट को समझने की कोशिश। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रिटेलर्स, सॉरी नंबर ऑफ आपके जो मिडिल मैन है, ट्रेडिशनल के केस में कितने थे? 2, एक था मिडल, एक था होलसेलर और दूसरा था रिटेलर। क्लियर है? लेकिन जब आप बात कर रहे हो किसकी? ई कॉमर्स की, तो हमारे पास कौन था? फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, स्नैपडील, अमेजॉन, क्लब फैक्ट्री, सिर्फ यही थे। तो आपके यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरमीडिएरी कम हुए, एज अ रिजल्ट प्रॉफिट का मार्जिन इनका क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। वेरी गुड। सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, हर बात को पहले से ही समझ जाते हैं। अब इसी बात को हम लोग बुक से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सारा का सारा काम हम लोग कैसे कर रहे हैं? आपका ओल्ड मेथड बोला है, मतलब कौन सा मेथड है ये? आपका
ट्रेडिशनल मेथड। हम कौन से पेज नंबर पर हैं? हम लोग हैं इस वक्त पेज नंबर 4.4 पे। कौन से पेज नंबर पे हैं हम लोग? पेज नंबर 4.4 पे। ये देखो ऊपर आपका पेज नंबर मेंशन हो रखा है, पेज नंबर 4.4 और पेज नंबर 4.5। अब हम इन दो पेजेस के बीच में टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा लिखा है टॉपिक का नाम यहाँ पे आपका? क्या करने जा रहे हैं? हमने ओल्ड मेथड यूज किया है, इस मेथड का नाम हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे? ट्रेडिशनली। क्या है ओल्ड मेथड का एक और नाम आपका? ट्रेडिशनली। जहाँ पर आप डूइंग ऑफ बिजनेस कैसे कर रहे हो? मैन्युअली कर रहे हो, और एक काम के आपके पास मल्टीपल लेयर्स अवेलेबल है। कितने लेयर्स अवेलेबल है हमारे पास में यहाँ पे? मल्टीपल लेयर्स। वो कैसे रहा है काम? देखो, मैन्युफैक्चरर्स M1 M2 M3 M4 अदर प्रोडक्ट्स के होलसेलर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं, होलसेलर रिटेलर को दे रहे हैं, रिटेलर आगे किसको प्रोवाइड करेगा? एंड कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा। कितने मिडिल मैन आ गए हमारे पास? 2 मिडिल मैन आ गए हैं इस केस के अंदर। यही बात हमने करी थी। अब देखो आगे अगर हम चले बात को और डिफरेंस को आगे जाके अगर हम समझते हैं तो क्या लिखा हुआ है। अब हम पेज नंबर 4.5 पे ई कॉमर्स के बारे में देखने जा रहे हैं। क्या कर रहा है? यूजर बैठा है हमारा, डेस्कटॉप से शॉपिंग कर रहा है, शॉपिंग कार्ट में चीजें ऐड करी, पेमेंट गेटवे से पेमेंट करा, ऑर्डर कंप्लीट, ईमेल आया कस्टमर के पास भी, मर्चेंट के पास में, वेयर हाउस से पेमेंट उठी, शिपिंग वाले ने आपके घर पे गुड्स को क्या कर दिया? डिलीवर कर दिया। बिल्कुल वही जो हम पीछे से पढ़कर आए थे अभी। अब देखो इन सब के बीच का डिफरेंस किस तरीके से लिखा है। हमारे पास अब एक डिफरेंस बिटवीन दे रखा है पेज नंबर 4.5 पे ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच में। कौन से पेज पर है? 4.5 के पेज पर पढ़ रहे हैं। किसके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग? ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच का डिफरेंस देखने जा रहे हैं। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच का डिफरेंस जब हमने पढ़ा था वो क्या था? ट्रेडिशनल कॉमर्स भी आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स था, लेकिन यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स कैसे हो रहा है? नॉन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब मैनुअली हो रहा है। जितना भी एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का आपने खुद से जाकर किया, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन जो भी हुई है इलेक्ट्रॉनिकली हुई है, इंटरनेट के मदद से। क्या बिना इंटरनेट के मदद से आप फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी तरीके की वेबसाइट से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता इस बात का। अगला पॉइंट हम लोग किस बात के बारे में कर रहे हैं? काम कैसे हुआ है यहाँ पे? यहाँ सारा का सारा काम टेक प्लेस हुआ है मैनुअली, और यहाँ कैसे हुआ? टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिकली। ये बात हमने ऊपर एग्जाम्पल में समझी थी पूरी। अब देखो एग्जाम्पल आगे रिलेट करते हुए चलते हैं। अवेलेबिलिटी, अवेलेबल कितना होता है? ई कॉमर्स आपके पास 24/7/365 अवेलेबल। जब मन चाहो तब शॉपिंग करो, अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है तो। क्लियर है? ऑन द वेरी अदर हैंड आपका ये कितना टाइम के लिए अवेलेबल है? लिमिटेड। लेकिन कुछ शॉप्स होती है 24/7 अवेलेबल होती है, जैसे कि आपकी मेडिकल स्टोर्स हो गए हैं। उनके अलावा मोस्टली सब लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। अगला पॉइंट, नेचर ऑफ इंस्पेक्शन। ई कॉमर्स में गुड्स को फिजिकली इंस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, हालांकि गुड्स को फिजिकली इंस्पेक्ट बिफोर द परचेज कर सकते हो ट्रेडिशनल कॉमर्स के केस में। बिल्कुल। आगे चल के देखते हैं, ई कॉमर्स में हमारा कस्टमर स्क्रीन से बातें कर रहा था, तो यहाँ पे क्या था आपका? स्क्रीन टू फेस। लेकिन यहाँ पे हम किससे बात कर रहे हैं? सामने बैठे हुए आपके सेलर से बात कर रहे हैं, या उसके कोई भी जो उन्होंने सेल्समैन रखे हुए हैं। तो यहाँ पे कैसे काम होगा आपका? फेस टू फेस। ई कॉमर्स का हमने रीच क्या कहा था? वर्ल्ड वाइड। इंटरनेशनली भी शॉपिंग कर रहे थे ना हम लोग, लेकिन यहाँ पे बिजनेस स्कोप कितना होगा? ट्रेडिशनल के अंदर लिमिटेड एरिया ही आपका बिजनेस है। अब देखो एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? एक पॉइंट, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। मान के चलो मैंने कोई शॉपिंग करी है फ्लिपकार्ट से फॉर द एग्जाम्पल, अगर मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो मैं क्या करती हूँ? अपने रिव्यूज टाइप कर देती हूँ वहाँ पे। अगर पसंद आया तब भी हम अपने रिव्यूज टाइप वहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में? हम जब ई कॉमर्स से शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मतलब एक सिंगल, एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां पर आप उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। पर जब यही बात हम ट्रेडिशनल कॉमर्स के केस में करते हैं तो हमारे पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहां पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन को लिख सकते हो। अगला पॉइंट, रिसोर्स सप्लाई। रिसोर्स कैसे चलता है आपका?
ई कॉमर्स के केस में एक पॉइंट और देखते हैं हम लोग, ये 3 पॉइंट्स हमने वहां पे नहीं समझे थे, यहाँ पे इनको हम डिटेल में समझेंगे कौन से पॉइंट है। ई कॉमर्स के केस में हमारा जो है, जितनी भी हमारी शॉपिंग होती है वो हमारे डिमांड साइड पे रिसोर्सेज चलते हैं। डिमांड साइड कैसे, आप लोग प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हो, या जब कोई प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज होता है तो ट्रेंड के अंदर आ जाता है, ट्रेंडिंग करके, ठीक है, उसके स्टार्स हो जाते हैं बहुत सारे, तो डिमांड के हिसाब से चलता है। लेकिन आपका ट्रेडिशनली सारा काम सप्लाई, पीछे से जितना सामान सप्लाई होकर आएगा वही आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम आगे इस बात को समझने लगे तो आगे क्या पॉइंट लिखा है मार्केटिंग के केस में। मार्केटिंग लिखी है इसमें वन वे मार्केटिंग, इसमें लिखी है 1 to 1 मार्केटिंग। डिफरेंस है दोनों के बीच में। मैं गई मैनुअली शॉपिंग करने, मैंने कहा भैया ये वाली ड्रेस पसंद आई, कितने की है? उसने बोला कि मैम तो 2000 की है। मैंने कहा भैया देख लो, थोड़ा ठीक लगा दो, 1500 तक की दे दो। बोलेंगे ऐसे, इसे बोलते हैं वन वे मार्केटिंग, जहाँ पे आपका सेलर आपको एक प्राइस बिड करके दे देता है कि मैं इतने में ही इसको सेल करूँगा, और फिर आप अपना खुद का प्राइस कोट करते हो कि भैया मैं तो इतने में ही खरीदूंगी, इससे ऊपर मैं तो 1 रुपया नहीं देने वाली हूँ। इसे बोलते हैं वन वे मार्केटिंग का तरीका। 1 to 1 मार्केटिंग में क्या होता है, कभी फ्लिपकार्ट वाले को बोला है या फिर अमेजोन वाले को भैया मैं तो इतना ही देने वाली हूँ इसका, यहाँ पे आपका ना एक प्राइस फिक्स होता है, उस प्राइस पे कुछ डिस्काउंट प्रोवाइडेड होते हैं इफ दे आर एनी, और हम उसी प्राइस पे चीज़ों को परचेज करते हैं। उसे हम बोलते हैं 1 to 1 मार्केटिंग का तरीका। आगे इस पॉइंट को लेके चलते हैं। पेमेंट मोड देखो ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। जब से डिमोनेटाइजेशन आया है ना, सारी ऑनलाइन पेमेंट के तरीके आपके ऑफलाइन मोड में भी यूज होने लग गए हैं। क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, कैश तो है ही है, चेक, यहाँ पर भी क्या है आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के ट्रांसफर करना, COD करना, कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट वॉलेट्स के थ्रू पेमेंट करना, अमेजॉन मनी से पे कर दो, पेमेंट वॉलेट में आपका ये आ सकता है एक तरीके से, ठीक है। अगर वो अलाउ करते हैं पेटीएम से कर दो, फोन पे के वॉलेट से पेमेंट कर दो, तो अलग अलग वॉलेट्स आ गए। फिर देखो हमने आगे के पॉइंट्स पढ़े हुए थे, वो कौन से किए थे हमने, डिलीवरी, पहला पॉइंट डिलीवरी, ट्रेडिशनली इंस्टेंट, पैसे दिए, गुड उठाया, लेकर आ गए साथ में। ई कॉमर्स के केस में कोई भी इंस्टेंट डिलीवरी नहीं होगी। हम कैसे पढ़ेंगे इसके काम, कैसे करेंगे, टेक्स टाइम। पर इन्होंने बोला है आज के टाइम पे आपके पास ऑप्शन है सेम डे डिलीवरी के भी, और कुछ केसेस में तो डिलीवरी 4 घंटे के अंदर अंदर भी हो जाती है। क्लियर। फिर हमने अगला पॉइंट इसके अंदर क्या कहा, अब देखो एक पॉइंट इसके अंदर आया है फ्रॉड का। फ्रॉड बहुत हो रहे हैं आजकल, है ना। मान के चलो मैंने आईफोन ही ऑर्डर किया था और आईफोन ना आने की जगह सोप आ गया मेरे पास। ऐसा होता है ना, फोन ऑर्डर करते हैं, जब बॉक्स खोल के देखते हैं एक्साइटेड होके, तो बॉक्स से क्या निकलता है, सोप। तो यहाँ पे ना दिक्कत यही है कि हमारे फ्रॉड के चांसेस बहुत है। क्यों? क्योंकि कोई ना फिजिकल मार्केट ही नहीं है इसका, सब कुछ ऑनलाइन है, तो यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है। लूप होल्स हैं, क्योंकि लूप होल्स का मतलब होता है कमियां हैं, क्योंकि जिसकी वजह से फ्रॉड बहुत ज्यादा है। लेकिन आप जब ट्रेडिशनली शॉपिंग करने जाओगे ना, फ्रॉड नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? पर्सनल इंटरेक्शन है, सामने वाले से फेस टू फेस बात हो रही है, चांसेस कम है। रिलेटिवली का मतलब इन कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में कम है इसके चांसेस, ई कॉमर्स के कंपैरिजन में कम है। बट ऑब्वियस फोन की जगह सोप तो नहीं निकलेगा, इतना खतरनाक तरीके का फ्रॉड तो नहीं होने वाला यहाँ पे। फिर हम बात को अगर आगे देखें, प्रोसेस की बात करते हैं, या तो हमने पूरा मैनुअल बिजनेस प्रोसेस है, लेकिन फिर भी क्लैरिकल एरर्स हो सकते हैं। क्लैरिकल एरर्स जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड एरर्स होते हैं। क्लर्क्स, ये वर्ड क्लर्क से बना हुआ है। क्लैरिकल वर्ड किससे बना है? क्लर्क से। जो सेल्समैन बैठा है ना आपका वहां पे, उसको हम बोल सकते हैं ये। क्लियर है? यहाँ सारा काम कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है, तो क्लैरिकल एरर्स थोड़े कम है। जब मशीन काम कर रही है तो ह्यूमन बीइंग का एरर नहीं हो सकता है। क्लियर है पॉइंट हमारा? बिल्कुल। अब हम आगे चल के देखते हैं इस केस में आपके प्रॉफिट का इम्पैक्ट कैसा होता है। प्रॉफिट के इम्पैक्ट की जब बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट यहाँ पे कम, क्योंकि मिडल मैन ज़्यादा है, ओवरहेड ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा लग रहा है, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, खर्चा ज़्यादा, सेल्स लिमिटेड, प्रॉफिट कम।
यहाँ सेल्स ज़्यादा, खर्चा कैसा है इस केस में, एक्सपेंस कम हो रहा है, तो प्रॉफिट का मार्जिन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वेरी गुड, क्लियर है। अब देखो अगर मैं इस डिफरेंस को एक बारी के लिए फटाफट से क्या कर रही हूँ, ज़रा कंसोलिडेट कर लेते हैं जितना भी हमने पढ़ा है उस पूरे के पूरे डिफरेंस को, और फिर कंसोलिडेट करके बात को आगे चलते हैं। क्लियर। कंसोलिडेशन के केस में पहले मैंने देखा जो मेरा काम ट्रेडिशनली हो रहा था, कैसे हो रहा था ट्रेडिशनली, और एक कैसे हो रहा है आपका ई कॉमर्स की मदद से। एक हमने कैसे किया है ट्रेडिशनली और एक हमने कैसे किया है आपका ई कॉमर्स के मदद से किया है। पहला हमने काम कैसे बोला, ये काम आपका हुआ था मैनुअली, ये काम आपका कैसे हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हुआ था। यही डिफरेंस किया था पहला। सेकेंड पॉइंट, ये आपका लिमिटेड एरिया तक ही था, लेकिन ये आपका कैसे अवेलेबल था, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल, पूरी दुनिया में अवेलेबल था। थर्ड पॉइंट, ये हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल था, लेकिन ये 24/7/365 के लिए अवेलेबल था। थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट क्या बोला था, सोचो फटाफट से। यहाँ पे डिलीवरी कैसे मिल रही थी, इंस्टेंट। यहाँ पे इंस्टेंट डिलीवरी नहीं थी, ये क्या ले रहा था, टेक्स टाइम। फिर एक एग्जाम्पल लिख के दिया था कि आज के टाइम पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं मिनिमम 4 आवर्स या फिर सेम डे डिलीवर करने का, यही लिखा था। फिर अगला पॉइंट एक हमने और क्या किया था, पेमेंट का तरीका किया था। पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, कैश के थ्रू। यहाँ पे ऑल मोड्स एक्सेप्टेड था, कोई भी मोड यूज करना चाहो वो मोड आप यूज कर सकते हो। और डिफरेंस क्या था, इतना तो थोड़ी था डिफरेंस, और भी पॉइंट्स लिखे थे बहुत सारे डिफरेंस के। और देखो कौन से पॉइंट्स लिखे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमने कौन सा किया था एक इसके अंदर, इसमें आपका फिजिकल इंस्पेक्शन पॉसिबल था। क्लियर। इसमें आपका नो फिजिकल इंस्पेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आप फेस टू स्क्रीन बात कर रहे हो, इसमें आप फेस टू फेस बात कर रहे थे। फिर बात किसकी आई, प्रॉफिट की बात आ गई थी। प्रॉफिट में क्या लिखा था आपका, यहाँ पे प्रॉफिट क्या था आपका, ज़्यादा, यहाँ पे प्रॉफिट क्या था आपका, कम। अब देखो एक और तरीके से सीखते हैं। शॉपिंग करने गए, पहला मैनुअली, दूसरा इलेक्ट्रॉनिकली। सेकंड फेस टू फेस बात की ट्रेडिशनल में, वहाँ पे फेस टू स्क्रीन बात की, तो वहाँ क्या हुआ फेस टू फेस, यहाँ क्या हुआ फेस टू स्क्रीन। थर्ड, गुड्स को सेलेक्ट कर रहे थे, जब गुड्स को आपने ट्रेडिशनली सेलेक्ट किया तो उसको इंस्पेक्ट किया, यहाँ पर जब गुड्स को सेलेक्ट किया तो उसको इंस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया। गुड्स परचेज हो गए अपने अपने। अब देखो अगला पॉइंट कौन सा आया इसके अंदर, पेमेंट करने लगे। जैसे ही पेमेंट करने लगे, यहाँ पे पेमेंट के मोड्स, यहाँ पे पेमेंट के मोड्स हमने देखे। फिर आपकी बात आई किस चीज़ की, डिलीवरी की बात आई। जब डिलीवरी हुआ तो इंस्टेंट डिलीवरी मिली, यहाँ इंस्टेंट डिलीवरी नहीं मिली। मर्चेंट की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल में मर्चेंट का प्रॉफिट कम था, यहाँ मर्चेंट का प्रॉफिट ज़्यादा था। और किस किस की बात करी है हमने, बेसिकली यहाँ पे लिमिटेड एरिया की बात करी थी। इस केस में आपका कौन से केस में लिमिटेड एरिया था, ट्रेडिशनल के केस में। और इलेक्ट्रॉनिक के केस में काम कैसे हो रहा था, वर्ल्ड वाइड। कुछ डिफरेंस और लिखे थे। इस केस के अंदर आपका 1-to-1 मार्केटिंग हो रही थी, इस केस के अंदर कैसे मार्केटिंग हो रही थी आपकी, 1 वे मार्केटिंग हो रही थी। ये कौन सा सप्लाई पे चल रहा था, डिमांड के बेस पे चल रहा था, और ये कौन से बेस पे चल रहा था आपका, सप्लाई के बेस पे चल रहा था। एक पॉइंट और रह गया है, जल्दी से सोचो कौन सा रहा है। हमने यहाँ पे 3 पॉइंट समझे थे एक साथ, कौन से, देखो मैंने कहे थे ना कुछ 3 नए पॉइंट समझाए थे तुम लोगों को, साथ साथ इन्हें रिवाइज करने से ही फर्क पड़ेगा वरना नहीं पड़ेगा। फ्रॉड का एक पॉइंट पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस कैसे थे, कम, सॉरी ज़्यादा, कोई बात नहीं। यहाँ फ्रॉड के चांसेस कैसे थे, ज़्यादा, और यहाँ फ्रॉड के चांसेस कैसे थे, कम। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया, आज की क्लास में हमने ई कॉमर्स को समझा क्या होता है, और ई कॉमर्स का हमने डिफरेंस देखा था किसके साथ में, ट्रेडिशनल कॉमर्स के साथ में। कल की क्लास में इन टॉपिक्स को एक बार पहले रिवाइज करेंगे
और फिर इन्हें कंटिन्यू करेंगे। बट फॉर द बेटर स्टडी आई वुड सजेस्ट कि जितना हमने पढ़ा है ना, मेरे पढ़ाने के बाद में एक क्विक रिवीजन ज़रूर देना, ताकि देखो एक बार मैंने पढ़ाया, एक बार आप क्विक रिवीजन दोगे और फिर अगले दिन में फिर से अगले लेक्चर में मैं फिर से आपको सब कुछ रिवाइज करवाऊंगी। जब फिर से हम रिवाइज करवाएंगे तो 3 टाइम तो यही हो गया, तो थिंग्स विल गेट स्टार्ट स्टिकिंग इन योर हेड। और जैसे जैसे बातें आपके दिमाग में बैठने लगेगी, चैप्टर आपको साथ साथ ही थोड़ा सा लर्न होने लगेगा। तो इसी के साथ अब हम करते हैं बाय बाय।